नमस्कार, मैं विपिन पालीवाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल, आपकी अपनी क्लास इंग्लिश सूत्रा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत तन्मयता के साथ, बहुत गंभीरता के साथ आप अपनी चीज़ों में, आप अपने अध्ययन को अनवरत रूप से जारी रखे हुए होंगे और जारी रखे रहिए, क्योंकि हम लोग जो आपके सामने आज जो सीरीज़ लेकर आए हैं वो आप लोग उसका टाइटल ही देखकर समझ जाइए, क्विक रिवीजन सीरीज़। तो आज हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं एक क्विक रिवीजन, यानी कि हम लोगों ने अभी तक जो बातें डिस्कस की हैं, जिन टॉपिक्स पर डिस्कस किया है वो सारी चीज़ें। और दूसरी बात कि हम लोगों ने कहा था आपके लिए कि हम आप लोगों के लिए मंडे से थोड़ा सा अलग चीज़ें शुरू करेंगे। तो आज से थोड़ी सी चीज़ें अलग तरीके से शुरू होंगी। हम लोग एक क्विक रिवीजन की सीरीज़ आप लोगों के सामने लेकर आए हैं कि आई होप आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से समझेंगे, चीज़ों को देखेंगे। जो भी आपने अब तक पढ़ा है, हमारे द्वारा जो भी अब तक प्रयास किए गए हैं आपको चीज़ों को समझाने के, बताने के, उन सब चीज़ों से ही निकाल कर हम कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लाए हैं, कुछ रिवीजन आपके लिए लाए हैं। तो आप लोग उसको प्रॉपर तरीके से देखिएगा, समझिएगा। और ये एक बेसिकली ये एक क्विक रिवीजन सीरीज़ है, तो आप इसके नाम से ही आप समझ रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो श्रृंखला, हमारी जो सीरीज़ चल रही थी वो नहीं चलेगी, वो प्रॉपर चलती रहेगी, उसको प्रॉपर तरीके से कराएंगे। और इसके बाद हम लोगों की जो सीरीज़, जो इसी तरह की सीरीज़ जो हमारी जो अनवरत रूप से चल रही है, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। एक जैसे आपका कुछ टॉपिक हैं, ज्योग्राफी है, एनवायरनमेंट है, तो उनसे रिलेटेड आप लोग सोच रहे होंगे कि ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन नहीं है या ज्योग्राफी के बारे में कुछ नहीं बताया है अभी, पर्यावरण, एनवायरमेंटल स्टडीज़ के से रिलेटेड अभी कुछ नहीं कराया। तो हम लोग डेफिनेटली उस पर भी आएंगे। अभी आज हम लोग इसको कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जल्दी ही उस टॉपिक पर भी चीज़ों को शुरू करेंगे। चलिए आज हम अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आज हमारे क्वेश्चन क्या क्या हैं, किस तरह के हैं, तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। मुझे लगता है कि शायद ये बताने की आवश्यकता है, शायद ये बताने की ज़रूरत कम से कम मुझे तो महसूस नहीं होती कि शायद कि आप लोगों को मुझे ये बताना पड़े कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। आप लोग खुद समझदार हैं, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर दिया कीजिए। भाइयों, बहनों, मित्रों, सज्जनों, वीरों, तो कर दिया कीजिए कमेंट, कम से कम पता तो लगे। चलिए, बहुत अच्छी बात, करते रहिए। राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सीएम, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भैया राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भैया राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर? चलिए अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। देखिए आज ये हमारी सीरीज़ है क्विक रिवीजन सीरीज़, तो इसलिए आज इसमें एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड बहुत कम चीज़ें होंगी। जो आप लोग जिस चीज़ के लिए आप लोग कहते हैं कि भाई आप एक्सप्लेनेशन के साथ चल रहे हैं, तो एक्सप्लेनेशन आज हम थोड़ा कम करेंगे। आज हमारी क्विक रिवीजन सीरीज़ है ये। चलिए अगली बात आती है भैया, कौन सा अगला टॉपिक है? अगला क्वेश्चन हमारे निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता? विच वर नॉट अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, नहीं करता। तो मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, मंत्रिपरिषद के सदस्य और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, महाधिवक्ता गवर्नर जिसको कहते हैं एडवोकेट जनरल, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री के साथ जो मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो कौन सा ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? डी। हमारा आंसर है डी, यानी कि मुख्यमंत्री किसकी नियुक्ति नहीं करता, राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नॉट अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट। राज्य के राज्यपाल द्वारा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की जा सकती या नहीं करता। ये कौन करता है? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्य भारत का राष्ट्रपति हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि रिपोर्ट पर ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। मतलब ये कि इनमें से किसकी रिपोर्ट पर राज्य में प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। तो राष्ट्रपति शासन इनमें से किसकी रिपोर्ट पर लागू होता है? क्वेश्चन का जो डिमांड है वो ये है कि ये जो हमारा जो स्पेस जो दिया गया है उसमें ऑप्शन हमें देखना है कि इनमें से किसके द्वारा या किसकी रिपोर्ट पर ही किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, किसी राज्य में प्रेसिडेंशियल रूल जो है एग्जीक्यूट होता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ
सीएम, गवर्नर, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है किसके? उस राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर। हमारा ऑप्शन है बी, आंसर है बी, राज्यपाल। देखिए एक बार इसको समझ लीजिए कि किसी भी राज्य का राज्यपाल यदि राज्य में कानून व्यवस्था या संवैधानिक तंत्र के विफल होने की सूचना लिखित रूप में राष्ट्रपति को करता है और रिकमेंड करता है कि इस राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बदतर है, संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है वो फेलियर हो चुका है, और आप यहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल और आप यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, ऐसा वो रिटिन में रिकमेंड करता है, ऐसा वो रिटिन यानी कि लिखित में ऐसी रिपोर्ट भेजता है या लिखित में राष्ट्रपति को ऐसी सिफारिश करता है, तब उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या कर देता है? तब उसकी रिपोर्ट पर राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा, एग्जीक्यूट करने की डिक्लेरेशन कर देता है। क्लियर? चलिए अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्यपाल को निम्नलिखित पदाधिकारियों में किसके समक्ष शपथ ग्रहण करना पड़ता है? कि भैया राष्ट्रपाल जो है, जो गवर्नर ऑफ स्टेट है, वो निम्नलिखित जो अधिकारी हैं उनमें से किसके सामने अपनी शपथ ग्रहण करता है? यानी कि सीधी बात यह कि गवर्नर को ओथ टेकिंग कौन कराता है? गवर्नर ऑफ स्टेट, राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण किसके द्वारा कराई जाती है? मतलब ये है। तो ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए मुख्यमंत्री उससे प्रोटोकॉल में छोटा है तो नीचे है, राष्ट्रपति उससे प्रोटोकॉल में बहुत बड़ा है तो नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद आते हैं डी, हाई कोर्ट के मुख्य जज, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो भैया हमारा आंसर है डी, हाई कोर्ट का जो मुख्य जज होता है, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, वही राज्य के राज्यपाल को उसकी नियुक्ति के बाद शपथ ग्रहण, पद की शपथ, ओथ टेकिंग कराते हैं। और यदि किसी समय सुप्रीम कोर्ट और किसी समय हाई कोर्ट के मुख्य जज यदि उपस्थित ना हो या किसी समय किसी कारणवश यदि वो नहीं है, तो उनके द्वारा नॉमिनेट किया गया कोई व्यक्ति, उनके द्वारा नॉमिनेट किया गया कोई व्यक्ति ही राज्यपाल को पद की शपथ दिलाएगा या दिलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। तो फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन, राज्यपाल के लिए उम्र सीमा क्या निश्चित की गई है? कि किसी भी राज्य का जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल के लिए के पद के लिए उम्र सीमा, एज लिमिट या एज क्राइटेरिया क्या है? तो आंसर आपके ऑप्शन है 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो कितना? तो देखिए हमारे यहाँ यदि किसी व्यक्ति को राज्यपाल, किसी व्यक्ति को अगर किसी स्टेट का गवर्नर अपॉइंट करा गया है तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कितनी होनी चाहिए? अबाउट 35, यानी कि अब जब उसकी एज 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो तब वो राज्यपाल के लिए एलिजिबल होता है, गवर्नर की पोस्ट के लिए एलिजिबल होता है। यानी कि संविधान में राज्यपाल की उम्र सीमा हमारे यहाँ कितनी रखी गई है? 35 वर्ष, 35 ईयर एज पूरी होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विशेष महत्व है। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, उनका जो विशेष महत्व है वो किस लिए है? ए राज्यपाल के लिए, यानी कि वो किसको डायरेक्शन देते हैं। मतलब ये है, डिमांड ऑफ क्वेश्चन ये है कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, किसको डायरेक्ट कर रहे हैं, किसको डायरेक्शन दे रहे हैं? तो किसको? गवर्नर ऑफ स्टेट को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, स्टेट को यानी कि राज्य को, या लोकसभा को। तो किसको डायरेक्ट करते हैं, किसको डायरेक्शन देते हैं? डीपीएसपी। तो डीपीएसपी किसको डायरेक्ट करते हैं? तो भैया आंसर है सी, राज्य के लिए, यानी कि राज्य को दिए गए नैतिक निर्देश हैं। ये किसको दिए गए निर्देश हैं? तो भैया ये राज्य को दिए गए निर्देश हैं, राज्य को दिए गए निर्देश हैं। और दिए गए कौन से निर्देश हैं? नैतिक निर्देश, मोरल डायरेक्शंस, नैतिक निर्देश। ये राज्य को दिए गए नैतिक निर्देश हैं। कह रहे भैया ये राज्य को दिए गए नैतिक निर्देश हैं, तो राज्य को दिए गए हैं, तो इसलिए किसके प्रति हैं ये? राज्य के लिए, कि राज्य अपने कानून इस प्रकार से इनके अनुसार बनाए, राज्य अपनी नीतियां इनके अनुसार बनाए, या राज्य अपने कानून में इन तत्वों का समावेश करे, राज्य अपनी नीतियों में इन तत्वों का समावेश करे, तभी जाकर वो राज्य कैसा राज्य बनेगा? तभी जाकर वो राज्य कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट के रूप में डेवलप होगा या कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित होगा। चलिए अगली बात करते हैं। तो यानी कि राज्य को दिए गए डीपीएसपी जो किसको डायरेक्ट करते हैं? स्टेट को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं
चलते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान से या किस देश के संविधान से लिए गए हैं या किस देश से लिए गए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान या किस देश से लिए गए हैं, तो ये चीज़ हम लोगों ने देखी, हम लोगों ने अपने लेक्चर में अपनी सीरीज में इन ज़्यादातर क्वेश्चंस को जो है डिस्कस किया है। तो देखिए फटाफट कहाँ से बताइए, फटाफट आंसर बताइए। ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा और स्विट्जरलैंड। तो देखिए हमने जो डीपीएसपी जो लिया है वो किस देश के संविधान से लिया है, उसका आंसर है बी, आयरलैंड। तो आयरलैंड से हमने लिया है क्या, डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया है, यही डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने कहाँ से लिया है, यही ब्रिटेन से, आयरलैंड से। क्लियर है। इसके अलावा और क्या लिया है, एक और चीज़ समझ लीजिए, इसके अलावा और क्या लिया गया है, इसके अलावा लिया गया इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया या राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली कहां से ली गई है, आयरलैंड से। क्लियर है। चलिए आगे की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या है भैया, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान ने प्रस्तावना का विचार लिया है। यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि प्रेम्बल या प्रस्तावना या उद्देशिका, इसको प्रेम्बल भी इंग्लिश में प्रेम्बल कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं हिंदी में, उद्देशिका कहते हैं हिंदी में, का विचार कहां से लिया गया है। देखिए हमने अपनी सीरीज में इन सब बातों को डिस्कस किया है, इन सब क्वेश्चंस को डिस्कस किया। फटाफट बताइए कहां से लिया गया है। आप योर ऑप्शन इज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, सी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से और डी इटालियन कॉन्स्टिट्यूशन से। बताइए यानी कि प्रस्तावना या उद्देशिका हमने कहां से ली है, तो सीधी सीधी बात है कहां से इंस्पायर्ड है, आंसर है बी, प्रस्तावना या उद्देशिका हमने कहां से ली है, तो अमेरिका से ली है। क्लियर है भैया, अमेरिका से ली है हमने प्रस्तावना या उद्देशिका। और फटाफट बताइएगा कमेंट में कि इसकी भाषा हमने कहां से ली है। कमेंट जरूर किया कीजिए, कमेंट में बताइए कीजिए, कमेंट में आंसर वगैरह जरूर दीजिए कीजिए। और जो आंसर गलत देगा उसको डेफिनेटली हम लोग रिप्लाई करके बताएंगे, या किसी का कन्फ्यूजन कुछ होगा तो हम लोग कोशिश करते हैं रिप्लाई करने की, हालांकि अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप लोग अगर कमेंट में कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो डेफिनेटली हम लोग कोशिश होगी हमारी। अभी तक हम किसी कारण से नहीं दे पा रहे हैं आंसर, लेकिन अब हम फटाफट अब आपको रिप्लाई भी देने की कोशिश क्या करेंगे पर्सनली। क्लियर। चलिए अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन भैया क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया था। देखिए महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च कब शुरू किया गया, गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया कब, दांडी मार्च, दांडी यात्रा कब शुरू किया, कब शुरू किया, फटाफट बताइए। आपके ऑप्शन है 1930, 31, 32 और 33। तो देखिए हमारा आंसर है ए, गांधी जी ने दांडी मार्च या दांडी यात्रा शुरू की थी कब, दांडी मार्च या दांडी यात्रा शुरू की है 1930 में, ऑप्शन 1930 आंसर है हमारा 1930। और 1930 में कब, तो गांधी जी स्टार्ट दांडी मार्च एट 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। कहां से शुरू की थी, फटाफट बताइए कहां से शुरू की थी। तो दांडी जी ने गांधी यात्रा कहां से शुरू की, साबरमती आश्रम, फ्रॉम साबरमती आश्रम अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा या दांडी मार्च शुरू किया था। दूसरी बात है ये कब कंप्लीट हुआ, तो दांडी यात्रा कब समाप्त हुई, तो 6 अप्रैल 1930 को, कहां पर पहुंचकर, दांडी पहुंचकर। क्लियर है। चलिए अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ। तो अगर ये भी अगर मुझे बताना पड़ रहा है तो भाई फिर तो देखो मुझे ही शायद सोचने या समझने की जरूरत पड़ेगी, कमेंट में बताइए कीजिए। ठीक है। तो देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन द ईयर 1930, 31, 35, 42। तो 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, तो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1942 में, 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, 1942 में। और इसी के साथ आपके लिए मेरा एक क्वेश्चन है, क्विट इंडिया का स्लोगन, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो या ब्रिटिशर्स क्विट इंडिया या एंग्लो क्विट इंडिया, ये जो स्लोगन था, ये नारा था, ये किसने दिया था, फटाफट बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव की स्थिति को पारित किया। यानी कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो का जो रिजोल्यूशन था, क्विट इंडिया रिजोल्यूशन, वो किस डेट को, किस तारीख को पास किया था, किस तारीख को पारित किया या पास किया, तो बताइए 14 जुलाई 1942, 8 अगस्त 1942, 1 अगस्त 1942 या 15 अगस्त 1942। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन चलाने के लिए एक कांग्रेस कमेटी की एक मीटिंग हुई थी, और वो कांग्रेस कमेटी की मीटिंग कब हुई, तो वो भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस के सम्मेलन में रखा गया था। तो कांग्रेस के किस सम्मेलन में, बॉम्बे अधिवेशन में, बॉम्बे कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस में। और हमारा बात है पारित किया गया, तो कब पारित किया गया, तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास हुआ। कहां पर, बॉम्बे में, कहां, बॉम्बे कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस
बॉम्बे कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस 1942, 8 अगस्त, ठीक, 8 अगस्त 1942 को बम्बई, कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में क्विट इंडिया का प्रपोजल जो था, जो रिजोल्यूशन था, वो पास किया गया। और इस समय इस बॉम्बे कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस, द बॉम्बे कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस हेडेड बाय और मौलाना आज़ाद, इस बॉम्बे कॉन्फ्रेंस के हेड कौन थे? तो इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद वाज द हेड ऑफ कांग्रेस एट दैट टाइम। चलिए अगले बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है? अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्नलिखित में से कौन एक जलियांवाला बाग के हत्याकांड के लिए उत्तरदायी था? निम्नलिखित में से कौन जलियांवाला बाग मैस्केयर, तो जलियांवाला बाग मैस्केयर के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, कौन एक उत्तरदायी था? तो फटाफट इनमें से ऑप्शन बताइए। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या जनरल डायर? तो हमारा ऑप्शन क्या है? तो जलियांवाला बाग में जो भीड़ इकट्ठी हुई थी, जो मोब एकत्रित हुई थी, उसको उसके अगेंस्ट जो फायरिंग करने के लिए या उनको शूट करने का ऑर्डर किसने दिया था? तो जनरल डायर। तो आंसर क्या होगा हमारा? डी, जनरल डायर। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में जो भीड़ इकट्ठी हुई थी, तो उस भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश इसी जनरल डायर ने दिया था। जनरल एम डायर, माइकल ओ डायर, माइकल ओ डायर। चलिए अगली बात आती है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था, खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड किया गया था, ठीक, ए, यानी कि खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड बाय, तो भारत में खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो देखिए, ए, अली बंधुओं, यानी कि अली बंधुओं ने, मोहम्मद अली और शौकत अली ने, बी, सर सैयद अहमद खान ने, सी, मोहम्मद इकबाल ने, और डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। तो हमारा आंसर है ए। हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है ए, अली बंधुओं ने। और अली बंधु कौन थे? ये दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली अलग थे, मोहम्मद अली जिन्ना सेपरेट जो है पर्सनैलिटी। ये दो भाई थे जिन्होंने भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया 1919 में, अंग्रेजों की खिलाफत करने के लिए, भारत में अंग्रेजों का विरोध करने के लिए भारतीय मुस्लिमों ने एक आंदोलन चलाया और उस आंदोलन का नाम था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत मतलब खिलाफ हैं, खिलाफ मतलब विरोध में है। किसके विरोध में? अंग्रेजों के विरोध में। और इसके लिए हम क्या करेंगे? खिलाफत आंदोलन चलाएंगे। तो भारतीय मुस्लिमों ने भारत में 1919 में खिलाफत आंदोलन चलाया। और इस खिलाफत आंदोलन के लीडर कौन थे? लीड किया इसको किसने? अली बंधुओं ने, अली ब्रदर्स ने। और अली ब्रदर्स कौन थे? ये थे, एक थे मोहम्मद अली और दूसरे थे शौकत अली। तो मोहम्मद अली एंड शौकत अली। मोहम्मद अली जिन्ना एक अलग पर्सनैलिटी थे, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स द्वारा क्रिप्स योजना प्रस्तावित हुई थी, यानी कि स्टैफोर्ड क्रिप्स ने क्रिप्स मिशन जो था वो भारत आया था। उसके बाद उसने अपनी योजना दी थी। तो क्रिप्स मिशन कब भारत आया और उसने अपनी एक योजना दी? तो देखिए, क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। क्रिप्स मिशन कम टू इंडिया एट 1942। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था, भारत की कंडीशंस की देखरेख करने के लिए। और उसने अपनी रिपोर्ट जो थी वो ब्रिटिश सरकार को, या अपनी जो योजना थी वो ब्रिटिश सरकार को हैंड ओवर कर दी। कब? हमारा आंसर है ए, मार्च 1940, बी, मार्च 1941, सी, मार्च 1943 या डी, मार्च 1942, मार्च 1942। तो हमारा आंसर है डी, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन ने अपनी रिपोर्ट जो है, अपना प्रस्ताव जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया था। ठीक, तो कब? 30 मार्च 1942, 30 मार्च 1942। तो क्रिप्स मिशन जो था भारत आया 23 मार्च 1942 को, और इसकी घोषणा हुई थी, क्रिप्स मिशन की घोषणा, डिक्लेरेशन हुई थी। तो घोषणा कब हुई थी? डिक्लेरेशन ऑफ क्रिप्स मिशन ऑन 11th of March 1942, 11 मार्च 1942 को इसकी घोषणा हुई क्रिप्स मिशन की, क्रिप्स समिति की। और ये क्रिप्स मिशन भारत आया, क्रिप्स समिति भारत आई कब? या आई जो भी माने आप, ये भारत आई 23 मार्च 1942 को। और इसने अपनी रिपोर्ट हैंड ओवर कर दी ब्रिटिश सरकार को। रिपोर्ट हैंड ओवर टू ब्रिटिश गवर्नमेंट कब? 30 मार्च, 30 मार्च 1942। तो ये 3 डेट आप स्पेशली याद रखिएगा। 11 मार्च 1942 को ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश संसद ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये डिक्लेयर किया कि हम भारत में एक समिति भेजेंगे जिसका अध्यक्ष होंगे कौन? जिसके अध्यक्ष थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, और उस समिति के अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। इसीलिए वो समिति कहलाई क्रिप्स समिति। और क्रिप्स समिति ने अपनी जो रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट क्या थी? वो थी क्रिप्स रिपोर्ट या क्रिप्स मिशन। और ये डिक्लेरेशन कि हम भारत में एक अपनी समिति भेजेंगे, ये घोषणा कब की गई? 11 मार्च 1942 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और ये क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स
समिति भारत आई 23 मार्च 1942 में, और इसने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को हैंड ओवर कर दी 30 मार्च 1942 को। चलिए अगली ओर देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर अमृतसर में घटी कब, यानी कि किस डेट को? 20 अप्रैल 1919 को, 14 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, डी 10 अप्रैल 1919। तो आपका आंसर है सी 13 अप्रैल 1919। और अब आप लोग बताइए, मैंने बताया है क्वेश्चन मार्क लगा के आपसे पूछ रहा हूँ वो कौन सा दिन था, वो कौन सा दिन था, वो कौन सा त्योहार या दिन था? दिन मतलब कौन से त्योहार वाला दिन था? आप लोग बताइएगा फटाफट, कमेंट में बताइएगा कौन सा दिन था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। ठीक, अभी हमने अब बात की कि उसके आदेश किसने दिए फायरिंग के, कौन उत्तरदायी थे, हु वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मैसेकर। तो कौन था रेस्पॉन्सिबल? अभी हमने देखा था क्वेश्चन 2 मिनट पहले, कौन इसके लिए उत्तरदायी था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन था? फटाफट बताइए। ठीक, और ये दूसरी बात है कि भाई 13 अप्रैल 1919 को कौन सा त्योहार था, कौन सा दिन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है सॉरी हम लोग थोड़ा सा एक मिनट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। चलिए अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी का गठन किया, यानी कि हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी और स्वराज दल। तो स्वराज पार्टी या स्वराज दल का गठन जो है किसने किया, किसने बनाई थी स्वराज पार्टी? तो हमारे ऑप्शन है CR दास, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू। तो इनमें से किसने, तो हमारा आंसर है ए चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी बनाई थी, स्वराज पार्टी का गठन किया था। कब? तो 1923 में, एट 1923। और चित्तरंजन दास के साथ और उसमें कौन था, फाउंडर कौन थे? तो फाउंडर थे CR दास, इनको शॉर्ट में कहते हैं चित्तरंजन दास को CR दास। और CR दास के साथ कौन थे? CR दास के साथ दूसरे फाउंडर थे ML नेहरू, द फादर ऑफ JL नेहरू। तो इन लोगों ने कांग्रेस के भीतर रहते हुए एक पार्टी बनाई थी स्वराज पार्टी एट 1923, CR दास एंड ML नेहरू। अब आप फटाफट बताइएगा, मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं कि CR दास was the political father or the political teacher of which famous Indian personality या which famous इंडियन फ्रीडम फाइटर, भारत के किस स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही या भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी के ये राजनीतिक गुरु थे या राजनीतिक पिता कहलाते हैं CR दास? किसके? चलिए ये राजनीतिक गुरु कहलाते हैं किसके? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भैया हमारा आता है, मुस्लिम लीग की स्थापना भारत में कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना भारत में कब? तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपके सामने है, ऑप्शन है 1905, 6, 7, 8। तो देखिए हमारा ऑप्शन है, हमारा आंसर है 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई कब? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मुस्लिम लीग फाउंडेड बाय मुस्लिम लीग का स्थापना होती है 1906 में। 1906 में कहाँ पर? तो ढाका में। क्लियर है? किसने की? तो किसने? ढाका के नवाब, मैं सीधा सीधा नवाब लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाइएगा। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान, फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग, सलीमुल्लाह खान ने। कहां पर? ढाका में। क्लियर है? आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन के पश्चात पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है 1905 में, 1905 में। और 1905 में बंगाल विभाजन होता है और बंगाल विभाजन के जस्ट अगले वर्ष 1906 में भारत में मुस्लिम लीग नाम की एक नई पार्टी बनाई गई, और जो बनाई गई कहां पर? ढाका में। और किसने बनाई? इसके फाउंडर कौन थे? सलीमुल्लाह खान, इन द लीडरशिप ऑफ आगा खान, फेमस मुस्लिम लीडर आगा खान की डायरेक्शन में या आगा खान के नेतृत्व में एक पार्टी ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने बनाई और उस पार्टी को नाम दिया गया मुस्लिम लीग। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भैया, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वराज पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ? तो हमने अभी स्वराज पार्टी की बात की थी, किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन फटाफट देखिए, 1929, 1932, 1923, 1942। तो हमारा आंसर है सी 1923 में। किसने किया, कब किया, वो बात हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है भैया हमारा, महात्मा गांधी द्वारा भारत में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, असहयोग आंदोलन। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया बाय गांधी जी। तो सीधी सीधी बात है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, लेकिन कब? 1919, 1920, 1925, 1929।
फटाफट बताइए। तो हमारा आंसर है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड एट 1920 बाय महात्मा गांधी। 1920 में महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था असहयोग आंदोलन। और देखिए जो खिलाफत आंदोलन था, तो खिलाफत आंदोलन कन्वर्टेड इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एट 1920। 1920 में जो असहयोग, जो खिलाफत आंदोलन जो 1919 में भारतीय मुस्लिमों ने शुरू किया था, वही जो खिलाफत आंदोलन था जो अली ब्रदर्स वगैरह ने चलाया था, या भारतीय जो इंडियन मुस्लिम्स थे उन्होंने चलाया था। और वही खिलाफत आंदोलन, जब उस खिलाफत आंदोलन में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी इस्टेब्लिश की गई और ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का हेड या उसका चेयरपर्सन या उसका प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया गया या नियुक्त कर दिया गया गांधी जी को। तो गांधी जी के एफर्ट से इन 1920 में द खिलाफत आंदोलन कन्वर्टेड इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1920 में महात्मा गांधी जी के प्रयासों से खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन में कन्वर्ट हो गया, परिवर्तित हो गया। कभी कभी इस तरह से भी पूछ लेता है कि गांधी जी का कौन सा आंदोलन पहले किसी दूसरे नाम से हुआ था, तो या कौन सा आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया था। तो खिलाफत मूवमेंट जो था वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया था बाय द एफर्ट ऑफ गांधी जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पास किया था, यानी कि एब्सोल्यूट सेल्फ रूल, रिजोल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट सेल्फ रूल। तो एब्सोल्यूट सेल्फ रूल का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पास किया था? तो ए 1929 में, 1931 में, 42 में, 1905 में। तो हमारा ऑप्शन है, हमारा आंसर है ए 1929 में। 1929 में लाहौर अधिवेशन, लाहौर कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस, लाहौर कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस, लाहौर कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस 1929 and headed by Lahore Conference of Congress headed by J.L. नेहरू। लिखा। और इसी लाहौर कॉन्फ्रेंस में J.L. नेहरू ने पहली बार एब्सोल्यूट सेल्फ रूल, पूर्ण स्वराज्य की डिमांड की थी। फर्स्ट टाइम कांग्रेस डिमांड द एब्सोल्यूट सेल्फ रूल इन लाहौर कॉन्फ्रेंस, और लाहौर कॉन्फ्रेंस हेडेड बाय J.L. नेहरू। लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? J.L. नेहरू थे। कब? 1929 में। तो आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है, कांग्रेस के किस अध्यक्ष ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की? स्वराज की मांग की। अगर पूछा जाता है स्वराज की मांग, तो स्वराज डिमांडेड बाय विच लीडर ऑफ कांग्रेस या विच प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? तो स्वराज की डिमांड पहली बार 1906 में कलकत्ता कॉन्फ्रेंस में की थी। किसने? दादा भाई नौरोजी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और अगर पूछा जाता है एब्सोल्यूट स्वराज, एब्सोल्यूट सेल्फ रूल, तो डिमांडेड बाय J.L. नेहरू इन लाहौर कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस एट 1929। चलिए अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पूना पैक्ट या पूना समझौता। तो देखिए पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपनी सीरीज में। महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी और J.L. नेहरू, मोतीलाल नेहरू और अंबेडकर, और राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अंबेडकर। तो किसके बीच? तो हमारा आंसर है ए। तो पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? हमारा आंसर है ए, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। क्लियर? चलिए अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है गुजरात में बारदोली सत्याग्रह, बारदोली मूवमेंट, बारदोली सत्याग्रह कहाँ हुआ? गुजरात में। किसके नेतृत्व में, यानी कि किसकी लीडरशिप में हुआ था? बारदोली मूवमेंट किसकी लीडरशिप में हुआ था? तो देखिए ये शायद आप लोगों को ना पता हो बारदोली मूवमेंट। तो बारदोली मूवमेंट किसकी लीडरशिप में? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, K.M. मुंशी और सरदार पटेल। तो हमारा आंसर है डी, सरदार पटेल। बारदोली मूवमेंट किसकी लीडरशिप में हुआ था? सरदार पटेल की लीडरशिप में। और यहीं पर इसी बारदोली मूवमेंट में, इसी बारदोली सत्याग्रह में, बारदोली जो मूवमेंट था, बारदोली सत्याग्रह जो था, वो किसकी लीडरशिप में हुआ था? तो आंसर है सरदार पटेल। सरदार पटेल ने बारदोली सत्याग्रह या बारदोली मूवमेंट को लीड किया था। और इसी में यहाँ पर यही बारदोली की महिलाओं ने, बारदोली की महिलाओं ने, बारदोली की महिलाओं ने ही, बारदोली की महिलाओं ने ही सरदार की उपाधि दी थी। मतलब वल्लभ भाई पटेल को सरदार का जो टाइटल था वो किसने दिया था? वो बारदोली की महिलाओं ने। और बारदोली की महिलाओं की ओर से सरदार पटेल को ये टाइटल दिया गांधी जी ने। क्लियर? यानी कि अब
वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से, किस टाइटल से जाना जाए कि हम इनको सरदार की उपाधि देते हैं। और उस समय वहां पर सरदार पटेल थे नहीं, तो फाइनली गांधी जी ने वो टाइटल लेकर, और वो टाइटल किसको दिया, यानी कि वो नाम किसको दिया, तो वो नाम दिया सरदार पटेल को, वल्लभ भाई पटेल को, और वहां से इनको कहा जाने लगा सरदार पटेल। तो कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो बारदोली की महिलाओं ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अगला क्वेश्चन क्या है भैया, देखिए अगला क्वेश्चन है अगस्त 1942 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष कौन था। तो देखिए अभी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं अगस्त 1942 में, हु वाज द चेयरपर्सन या हु वाज द चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी कि सीधी सीधी बात समझिए, कांग्रेस पार्टी का इस समय अध्यक्ष कौन था, सीधी बात ये है। तो आंसर ए महात्मा गांधी, बी मौलाना आजाद, सी स्टैफोर्ड क्रिप्स और डी श्रीमती नायडू, सरोजिनी नायडू। तो हमारा आंसर है बी मौलाना आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो मौलाना आजाद वाज द चेयरमैन और चेयरपर्सन एट 1942 ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे इस समय, यही मौलाना आजाद। और जिस समय यही मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इसी समय कांग्रेस क्विट इंडिया मूवमेंट का रिजोल्यूशन लेकर आ रही थी। और क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था कांग्रेस के किस अध्यक्ष के समय में, मौलाना आजाद के समय में, 1942 में। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है करो या मरो। करो या मरो का जो स्लोगन था वो किस आंदोलन में लगाया गया। तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने अपने किस आंदोलन में दिया, किस आंदोलन में यह नारा लगाया गया। हमारे ऑप्शन है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सी डिसिविल डिसोबे मूवमेंट और डी नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर है क्या, करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया। तो भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने ये नारा दिया था और इसी भारत छोड़ो आंदोलन में ये नारा लगाया गया था। करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया। तो करो या मरो का जो स्लोगन था गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट में दिया था और इसी क्विट इंडिया मूवमेंट में ये स्लोगन, ये नारा बार बार लगाया गया। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज का संस्थापक है। तो फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज का संस्थापक। तो ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन थे, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, महादेव गोविंद रानडे और श्रीमती एनी बेसेंट। तो हमारा ऑप्शन क्या है, हमारा आंसर है ए राजा राम मोहन राय, द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय। दे एस्टेब्लिश्ड द ब्रह्म समाज इन द ईयर ऑफ 1828, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई, 1828 में। किसने की, राजा राममोहन राय ने। क्लियर है। चलिए, और राजा राममोहन राय को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का पिता। राजा राममोहन राय वर ऑल्सो नोन एज या ऑल्सो कॉल्ड एज आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का पिता किसको कहा जाता है। तो आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है किसको, राजा राममोहन राय को। चलिए अगली बात करते हैं भैया, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें वन बाय वन क्लियर लग रही होंगी। चीज़ें क्लियर करते चलिए, रिवीजन इसी को कहते हैं, क्विक रिवीजन। इसी तरह से हम लोग वन बाय वन कभी कभी आपके लिए क्विक रिवीजन की सीरीज लाएंगे, तो आप लोग बहुत मस्ती के साथ, बहुत गंभीरता के साथ, बहुत तन्मयता के साथ 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 जुड़े रहिए। और जो आपसे पूछा जाए कमेंट के माध्यम से ज़रूर आप लोग कोशिश किया कीजिए, कम से कम अप्रिशिएट तो कीजिए चीज़ों को। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए फ्रूटफुल हैं, अच्छी हैं, तब। अदरवाइज आपकी मर्जी है, हम लोग प्रेशर नहीं डालेंगे कि आप लोग ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, वो आपकी मर्जी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है तो देखिए, हिंदू विडो मैरिज एक्ट। तो हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट यानी कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये कब बना। तो 1876 में, 1868 में, 1856 में, 1857 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बना, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये बना कब, 1856 में। हमारा आंसर है सी, आंसर सी, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में, लॉर्ड कैनिंग इस समय भारत का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग इस समय भारत में गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग के समय। कभी कभी इस तरह से भी पूछ लिया जाता है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में बना भारत में, 1856 में, लॉर्ड कैनिंग के समय। क्लियर है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है भैया, अगला क्वेश्चन है पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, यानी कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत उसे कहते हैं जो आज अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया है।
ठीक, उसको कहते हैं वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियरियंस। तो जिस समय पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं था तो उस समय वहां पर एक समाज सुधारक, एक सोशल वर्कर थे पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में समाज सुधार के लिए खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में एक आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन का नाम क्या था? तो देखिए, जिस समय नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में एक नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान, वो सोशल वर्कर भी थे और कांग्रेस के एक लीडर भी थे। तो इन्होंने एक आंदोलन वहां पर चलाया था, गांधी जी के एक आंदोलन का पार्ट था, गांधी जी के मूवमेंट का ही एक पार्ट था जो ये आंदोलन इन्होंने चलाया था। तो वो कौन सा आंदोलन था? खुदाई खिदमतगार आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, अहमदिया आंदोलन और अंजुमने हिमायत इस्लाम। तो इनका आंदोलन का नाम क्या था? ऑप्शन ए, हमारा आंसर है ए, खुदाई खिदमतगार। तो देखिए, खुदाई खिदमतगार को आंदोलन भी मान सकते हैं और बेसिकली खुदाई खिदमतगार एक ऑर्गेनाइजेशन था, एक संगठन था और इस संगठन के माध्यम से खान अब्दुल गफ्फार खान ने क्या चलाया? खान अब्दुल गफ्फार खान ने इस नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में, इस नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में एक मूवमेंट चलाया था, एक आंदोलन चलाया था जिसको कहा जाता है रेड शर्ट मूवमेंट, रेड शर्ट मूवमेंट, लाल कुर्ती आंदोलन। तो लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया। लेकिन कभी कभी इस तरह से पूछ लेता है खुदाई खिदमतगार मूवमेंट किसका था या खुदाई खिदमतगार मूवमेंट से कौन जुड़ा हुआ था? तो बेसिकली खुदाई खिदमतगार इट्स ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ खान अब्दुल गफ्फार खान और इसी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, इसी ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप में खान अब्दुल गफ्फार खान ने एक मूवमेंट चलाया था। वो मूवमेंट का नाम था रेड शर्ट या लाल कुर्ती आंदोलन। तो आपसे अगर पूछता है लाल कुर्ती आंदोलन, रेड शर्ट मूवमेंट किसने चलाया, तो ये भी खान अब्दुल गफ्फार खान ने, या खुदाई खिदमतगार किसका संगठन था या किसका आंदोलन था, तब भी आंसर होगा कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। और खान अब्दुल गफ्फार खान ही पहले ऐसे विदेशी थे जिन्हें भारत सरकार ने भारत का सबसे बड़ा सिविलियन ऑर्डर, भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है, कौन? भारत रत्न। तो भारत रत्न पाने वाले ये पहले विदेशी नागरिक थे। विदेशी नागरिक इसलिए कि पाकिस्तान बना तो उस समय ये उसके बाद पाकिस्तान में ही रहे और उसके बाद जो है भारत रत्न इनको दिया गया। लगभग 80s के डिकेड में इनको, 80 के दशक में इनको पहले विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। और भारत रत्न पुरस्कार के बारे में जान लीजिए, इंडियाज भारत का सबसे बड़ा जो सिविलियन ऑर्डर है, भारत का जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है वो भारत रत्न है। और भारत रत्न अब तक केवल 2 विदेशियों को दिया गया है। पहले हैं खान अब्दुल गफ्फार खान और दूसरे हैं साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला, तो उनको दिया गया है। क्लियर? तो अब देखिए, अब आगे चलते हैं अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो देखिए, मुस्लिम समाज में सबसे बड़ा समाज सुधारक कौन हुआ? तो मुस्लिम समाज में सबसे बड़ा सोशल वर्कर कौन हुआ? तो कौन था? तो देखिए, मुस्लिम समाज में सबसे बड़े जो सोशल वर्कर जिनको माना जाता है वो कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी मौलाना शिबली नुमानी और डी सर सैयद अहमद खान। तो सबसे बड़े समाज सुधारक थे सर सैयद अहमद खान। तो सैयद अहमद खान हमारा आंसर है डी, सैयद अहमद खान। चलिए अगली बात करते हैं, क्यों थे, क्या थे, इस पर हम कभी डिस्कस करेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी एस्टेब्लिश्ड बाय हेलेना पेट्रोवना ब्लावस्की और मेजर ऑलकॉट। बी रविंद्रनाथ टैगोर और राजा राममोहन राय। सी गोपाल कृष्ण गोखले और लाला लाजपत राय। और डी श्रीमती एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू। तो देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी एस्टेब्लिश्ड बाय मैडम ब्लावट्स्की और कर्नल ऑलकॉट। ये बेसिकली मैडम ब्लावट्स्की एक महिला थी, मैडम ब्लावट्स्की इनको कहा जाता है शॉर्ट में, और दूसरे थे कर्नल ऑलकॉट, ये एक अमेरिकन आर्मी ऑफिसर थे कर्नल ऑलकॉट। तो बोथ ऑफ वर इम्प्रेस्ड बाय द हिंदुइज्म। ये दोनों हिंदू धर्म से प्रभावित थे और इन्होंने हिंदू धर्म की में जो डिमेरिट्स आई थी, जो कुरीतियाँ आई थी, उनको ख़त्म करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए इन्होंने एक संस्था बनाई और उस संस्था का, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो ये जो हेलेना पेट्रोवना ब्लावस्की हैं, इनको कहा जाता है शॉर्ट में, इनको कहा जाता है मैडम ब्लावट्स्की। और ये जो हेनरी स्टील ऑलकॉट हैं, इनको कहा जाता है मेजर कर्नल ऑलकॉट। तो कर्नल ऑलकॉट एक अमेरिकन जो है आर्मी ऑफिसर थे। तो इन लोगों ने मिलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी एस्टेब्लिश की थी। कब? एट 1875। थियोसॉफिकल सोसाइटी एस्टेब्लिश इन 1875 एट न्यूयॉर्क। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। कब स्थापित की? 1875 में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। ठीक, किस लिए? किस धर्म से प्रभावित थे? हिंदू धर्म से प्रभावित थे। और हिंदू धर्म में जो भी डिमेरिट्स आई हुई थी, उन डिमेरिट्स को रिमूव करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए इन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम था थियोसॉफिकल सोसाइटी।
क्लियर है? चलिए अगले आगे की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो बाद में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये बेसिकली स्कूल शब्द है यहाँ पर, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जो बाद में AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, की स्थापना किसने की? देखिए अब उसके ऑप्शन है हमारे, सीधी बात ये है कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल था अलीगढ़ में, कहाँ पर? अलीगढ़ में, उसको कहा जाता था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। ये हमारे टाइपराइटर ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल होता है, तो स्कूल था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल जो, और यही मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल आगे चलकर AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। बात आती है कि पूछा गया है कि इसकी स्थापना किसने की थी? आप AMU की स्थापना मान लीजिए या मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना मान लीजिए, किसने की थी? तो क्वेश्चन की डिमांड ये किसने की थी? आंसर ए बदरुद्दीन तैयब, बी सर सैयद अहमद खान, सी मौलाना आजाद और डी मौलाना मोहम्मद अली। हमारा आंसर है बी सर सैयद अहमद खान ने। तो सर सैयद अहमद खान वॉज द फाउंडर ऑफ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल एट अलीगढ़। सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल अलीगढ़ में स्थापित किया, और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल कन्वर्टेड इन AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एट 1920 1920 में ये स्कूल बन गया AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बाय द एफर्ट ऑफ मोहम्मद सर सैयद अहमद खान। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि सर सैयद अहमद खान ने कौन से स्कूल की स्थापना की? तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल कहाँ पर? अलीगढ़ में। कहाँ? अलीगढ़। इसीलिए ये जो स्कूल की स्थापना की, इसी से जुड़ा हुआ है अलीगढ़ आंदोलन। कभी कभी पूछ लेता है अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्टेड बाय सर सैयद अहमद खान फॉर प्रोवाइड द कॉन्वेंट एजुकेशन टू द मुस्लिम कम्युनिटी। मुस्लिम समाज को या मुस्लिम समुदाय को अंग्रेजी शिक्षा या इंग्लिश एजुकेशन या कॉन्वेंट एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए या उपलब्ध कराने के लिए इन्हीं सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की थी, जो था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। और ये जो स्थापना की गई, ये स्थापना इन्होंने एक एज ए सोशल वर्कर ये शुरुआत की थी। तो अलीगढ़ में ये शुरुआत की थी, इसीलिए इनके द्वारा की गई शुरुआत को कहा जाता है अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ मूवमेंट। कभी कभी आपसे पूछ सकता है अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्टेड बाय, तो अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्टेड बाय सर सैयद अहमद खान फ्रॉम अलीगढ़। क्लियर है? और यही जो स्कूल था ये 1920 में AMU में कन्वर्ट हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। क्लियर? तो देखिए 1 बाय 1 हम इन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। तो आज आप फटाफट आप जल्दी कमेंट के माध्यम से या अपने वक्तव्यों के माध्यम से या अपने समर्थन के माध्यम से बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, हमारी चीज़ें आपको कैसी लगी। दूसरी बात, जो चीज़ आपको ना समझ में आप थोड़ा सा कमेंट के माध्यम से पूछिए। आप लोगों के जो सजेशन होते हैं हम उनको एडमायर करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं उन चीज़ों को, और हम अपना पूरा प्रयास करते हैं कि भाई आप जो सजेशन दे रहे हैं उन पर हम थोड़ा अमल करने की कोशिश करें। अभी हो सकता है कि हमारी तरफ से आपको रिप्लाई या जो आंसर्स हैं वो कम मिल पाएँ, लेकिन हम लोग कोशिश में हैं जल्दी ही कि आप लोगों के जो प्रश्न हैं उनको हम प्रॉपर्ली आप उनका आंसर दे सकें। तो आज इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मैं विपिन पालीवाल आप सभी को तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार।